जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है सेल्फ इंडक्शन। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन, जो कि दो डिफरेंट कॉइल्स के अंदर जो इंडक्शन क्रिएट होती है उसके बारे में डिस्कशन थी। ये है हमारा सेल्फ इंडक्शन के एक ही कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाना या एक ही कॉइल के अंदर ईएमएफ का इंड्यूस हो जाना। अच्छा, ये चीज़ जो है ना सेल्फ इंडक्शन, ये समटाइम्स ये बड़ी हार्मफुल हो जाती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने प्राइमरी कॉइल को करंट दी है। म्यूचुअल इंडक्शन के केस में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सुन लें। आपने प्राइमरी कॉइल को करंट दी है तो उसी कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और ये हमें पता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होना है वो अपोजिट साइड पे होना है। सो जो सेल्फ इंडक्शन है ना, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है समटाइम्स, लेकिन ये होती भी है। अब इसको मतलब नलीफाई या जीरो नहीं किया जा सकता। किसी भी कॉइल के अंदर आपने करंट प्रोवाइड की है और वो उस करंट की वजह से उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो गया है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। इसकी डेफिनेशन लिख लें। इसकी डेफिनेशन है जी, the phenomena in which a changing current in a coil induces an EMF in itself, मतलब अपने ही अंदर EMF इंड्यूस करा दे, is called सेल्फ इंडक्शन। क्योंकि हमने फ्राडेस के लॉ में पढ़ा था कि जब भी किसी कॉइल में या जब भी किसी कॉइल को हम करंट प्रोवाइड करेंगे ना, तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो मीन्स ये होना तो है, हमारा दिल करे हमें ये चाहिए तब भी, ना चाहे तब भी, इस चीज ने क्रिएट होना ही होना है। तो इसको स्टडी करना बहुत जरूरी है। जिस तरह म्यूचुअल इंडक्शन को स्टडी करना जरूरी है, सेम फिनोमेना ये है कि इसको भी स्टडी करना बड़ा जरूरी है, ताकि पता हो कि करंट कॉइल के अंदर जो करंट बन रही है वो कितनी ज्यादा बन रही है या कितनी कम हो रही है, और कम हो रही है तो उसकी रीजन क्या है। अच्छा, इसके लिए आपको एक तस्वीर या एक डायग्राम देखनी पड़ेगी। पहले थोड़ा सा उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो डायग्राम जो बनानी है हमने वो क्या होगी या किस चीज से रिलेटेड होगी। Consider a coil connected in series with a battery and a rheostat। और rheostat ताकि हम करंट की वैल्यू को चेंज कर सके। The current through the coil produces a magnetic field। अब इसके साथ आपने एक तस्वीर बना लेनी है, बुक के ऊपर बनी हुई है, वहां से देख लीजिएगा, नहीं तो ये वाली भी ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये तस्वीर आप लोगों ने बनानी है। इसके साथ इस तस्वीर में देख लें, एक कॉइल है, उसको हमने करंट दी है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब होना तो ये चाहिए कि इसी तरह सारा कुछ होता रहे कि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, करंट गुजर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उन्होंने बताई हुई है, लेकिन एक ईएमएफ इंड्यूस होना इसके अगेंस्ट भी, विच इज ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। अच्छा जी, आगे आपने लिखना है कि बाय यूजिंग रियोस्टेट इफ करंट थ्रू coil is changed, induced, magnetic flux will be changed। अच्छा, जब करंट चेंज हुई है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जाहिर बात है, वो हमने पता है कि पढ़ा होगा कि ये जो फ्लक्स है ये करंट के ऊपर डिपेंड करता है। करंट की वैल्यू चेंज होगी तो
फ्लक्स की वैल्यू भी या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, सो देन thus an induced EMF is produced in the coil. Such an EMF is called induced EMF, and this phenomena is known as सेल्फ इंडक्शन। अच्छा जी, ये छोटा सा मतलब इसका इंट्रोडक्शन कह लें, यहाँ इसको समझने का एक सेटअप लगा हुआ है कि कॉइल के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल का हमने करंट दिया, उस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। अच्छा, इस तस्वीर में वो रियोस्टेट लगा हुआ, अच्छा बुक से देखिएगा वहां पे रियोस्टेट लगा हुआ है। अगर हम इसको रियोस्टेट की मदद से ना करंट को चेंज करेंगे ना, तो ऑब्वियसली हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ना, तो दैट्स मीन्स आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होंगे। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होंगे ना, वो उसको हम कहेंगे दीज ईएमएफ इज ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल। ठीक हो गया। बाकी वो थ्योरी सारी वो एज इट इज, थोड़ा सा इसका प्रूफ हमने करना है कि सेल्फ इंडक्टेंस होती क्या है या इसकी रीजन क्या है सेल्फ इंडक्शन की। आगे हेडिंग दे लें जी, सेल्फ इंडक्शन। अच्छा जी, ये अब हमने इसको सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस इधर राइटिंग देनी है। सेल्फ इंडक्टेंस, अच्छा जी, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है कि फ्लक्स, वो जो हमने लास्ट टाइम प्रूव किया म्यूचुअल वाले में, वो सारा इधर करना कि फ्लक्स थ्रू वन टर्न ऑफ द कॉइल इज फाई। ये जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा कि एक टर्न में से जो करंट गुजरी है वो फाई है। तो देन फ्लक्स थ्रू n टर्न्स इज n फाई। मतलब अगर एक टर्न में से जो गुजरा है वो इक्वल टू f फाई के, तो n टर्न में से जो गुजरेगा वो n फाई के इक्वल है। ठीक है। अब आगे क्या है जी, एज फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो हमने शुरू में पढ़ा हुआ है, एज फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल as phi is directly proportional to the current in the coil। ये जो हमने लास्ट प्रूफ में भी पढ़ा था कि, ये बल्कि उससे भी पहले शुरू में पढ़े हैं कि किसी भी कॉइल में से जो करंट गुजरेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो उस कॉइल के अंदर फ्लक्स है। तो ये आपका बन जाएगा कुछ इस तरह, एंड फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई के। ठीक है, मतलब करंट के। एंड आगे आपका ये क्वेश्चन बन जाए, आप इसको हमने कन्वर्ट करना है इक्वालिटी में। सो एन फाई इज इक्वल टू एल आई। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे ये एल है ना, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। M is used for mutual inductance and L is used for self inductance, where L is proportionality
कांस्टेंट where L is proportionality constant called self inductance of the coil। इसको हम सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल के लिए हम जो कांस्टेंट यूज करते हैं उसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। L is a proportionality constant called self inductance of the coil। अब आ जाए जी इसका प्रूफ। अकॉर्डिंग टू Faraday's law, the EMF induced in the coil is, अच्छा जो EMF इंड्यूस होनी है वो हमें पता है किसके इक्वल होती है, अकॉर्डिंग टू Faraday's law सेल्फ इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस यहां पे हम इसको करेंगे L से रिप्रेजेंट। एक मिनट, इसको मैं सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू माइनस n, सॉरी इसमें से निकाल लें, माइनस n आगे डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ये है जी हमारे पास फ्राडेज लॉ, ठीक है। और फ्राडेज लॉ के तहत इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और चूंकि हमने इसको प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया तो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस n मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं, जो हमने सेम प्रोसेस जो हमने उस म्यूचुअल इंडक्शन वाले टॉपिक में किया था। इस फार्मूले को हमने डेल्टा वाली चीज को बाहर निकाल लेना और n को अंदर लेके जाना है हमने। ये जो हमारे पास है ना डेल्टा फाई, इसको हम निकाल लेंगे यहाँ पे और n को अंदर ले जाएंगे। इसको क्यों निकाला है वो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये तब है जब हमने चेंज की तरफ जाना है, और हम पहले इसको वैसे साबित करेंगे फिर हम इसकी चेंज वाली वैल्यू को दोबारा पुट कर लेंगे। सो पुटिंग n फाई इज इक्वल टू Li, we get अच्छा जी। अब यहां पे जो हमारे पास n फाई है हमने ऊपर पढ़ा कि वो Li के इक्वल है, तो आपके पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी। इसी को मैं इधर से कॉपी कर लेता हूं मैं ताकि दोबारा ना टाइप करनी पड़े। n फाई की जगह आ जाएगा आपके पास Li, ये जो हमने ऊपर क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन नंबर 1 कह ले, नंबर दे ले तब भी ठीक है, नहीं देंगे तब भी ठीक है। n फाई इज इक्वल टू Li, और ये जो यहाँ पे फॉर्मूला है ना हमारे पास, तो ये बन जाएगा E फाई इज इक्वल EL इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Li ओवर डेल्टा टी, ठीक हो गया जी। तो L हमें पता है कांस्टेंट है, सो जो चेंज है ना वो L के साथ नहीं लग सकती।
वी नो दैट L इज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू तो फिक्स है, वो नहीं चेंज हो सकती। तो आपका जो फार्मूला बनेगा दैट विल बी लाइक समथिंग दिस, ये जो इंड्यूस्ड EMF है ना, ये इक्वल टू हो जाएगा ये डेल्टा I ओवर टी, और L आपका बाहर आ जाएगा लाइक दिस थिंग, माइनस L डेल्टा I ओवर डेल्टा टी हो जाएगा। और डेल्टा I ओवर डेल्टा टी को हमने एज इट इज रखना है, इसको नहीं हम चेंज कर सकते। सो दैट्स मीन्स के दिस इक्वेशन shows self-induced EMF. This induction shows self-induced EMF of a coil is directly proportional to time rate of change of current in the coil। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला है कि सेल्फ इंडक्टेंस इस चीज के इक्वल है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन में भी हमने आखिर पे यही प्रूव किया था कि म्यूचुअल इंडक्शन भी इस चीज के इक्वल है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। यहाँ पे वो प्राइमरी का वर्ड खत्म है क्योंकि यहाँ पे कॉइल हमारे पास एक है। अब हमने इसको करना है डिफाइन। अच्छा, इसको डिफाइन हम इस तरह करेंगे कि पहले इसका हम फार्मूला लिख लेंगे, और जिस तरह हमने उसमें पढ़ा था कि माइनस नहीं लगेगा ना म्यूचुअल इंडक्शन में ना सेल्फ इंडक्टेंस में, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही होनी है हमारे पास। सो ये फार्मूला हमारे पास बनेगा L इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF इन कॉइल डिवाइड बाय डेल्टा I ओवर डेल्टा T। डेल्टा I ओवर डेल्टा T। सो इसको हम कह सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस is defined as, self inductance is the ratio of average। अच्छा, ये एवरेज इसलिए लगना है कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है, तो मतलब N है जो, तो वो जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स है उनको अलग अलग जो गुजर रही है ना करंट, वो सारी की हमने एवरेज निकाल कर टोटल हमारे पास इंडक्टेंस आनी है। इस वजह से यहाँ पे एवरेज का वर्ड यूज हुआ है। यही एवरेज का वर्ड सेल्फ वो म्यूचुअल इंडक्शन में भी यूज हुआ है। MF टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। ठीक हो गया। सेल्फ इंडक्टेंस इज द रेशियो ऑफ एवरेज सेल्फ इंड्यूस्ड EMF टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। ये है इसकी डेफिनेशन और फार्मूला इसका कि L इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF ओवर डेल्टा I ओवर डेल्टा T। अब लास्ट टाइम भी हमने पढ़ी थी डिपेंडेंस, तो अब भी इसके हम डिपेंडेंस देख लेते हैं। हेडिंग दे लें जी, डिपेंडेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सो डिपेंडेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या है जी? किन किन चीजों पे डिपेंड करती है सेल्फ इंडक्टेंस? डिपेंड अपॉन
अच्छा जी, नंबर 1 है जी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। नंबर 2 क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और नंबर 3 क्या है? वही जो हमने उसमें भी पढ़ा था, नेचर ऑफ, ये एक्चुअली अभी आप लोगों ने ये पढ़ा नहीं है ना कि ये जो बीच में हमने मटेरियल यूज़ करना है, ये क्या है? ये बड़ा ज़्यादा आपका फ्लक्स या आपका मैग्नेटिक फील्ड बड़ा ज़्यादा डिपेंड करता है इसके ऊपर। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कोर अपॉन विच, अच्छा इसको कोर कहते हैं जिसके ऊपर चीज़ लपेटी जाती है, चाहे वो कागज़ हो, चाहे वो आप एयर का सेटअप लगा लें, मतलब कोई चीज़ लगा के उसको बाद में निकाल लें तो अंदर एयर क्रिएट हो जाती है, चाहे अंदर वैक्यूम क्रिएट कर लें किसी तरीके से, तो इनके ऊपर ये बड़ी ज़्यादा इसकी वैल्यू डिपेंड करती है विच द कॉइल इज माउंट। अच्छा, ये इन 3 चीज़ों पे नंबर ऑफ टर्न्स वो तो ऑब्वियस सी बात है, फार्मूले में ही आता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो ये भी फार्मूले के अंदर है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर एरिया। और नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल वाला टॉपिक नहीं आप लोगों ने अभी पढ़ा, वो जब इससे चीज रेलिवेंट को टॉपिक आएगा तो आपको वो एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये मटेरियल जिसके ऊपर ये लपेटा जाता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब ये ऑलमोस्ट टॉपिक इधर कवर है, बस इसका यूनिट बताना है। यूनिट इसका भी सेम है, इट्स यूनिट इज हेनरी। मीन वो इसका यूनिट या म्यूचुअल इंडक्शन का यूनिट नहीं है, वो इंडक्टेंस का यूनिट ही हेनरी है। सो दैट्स वाई सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों का यूनिट हेनरी आ जाता है आप लोगों के पास। अब हेनरी को डिफाइन करने के लिए वो जो हमारे पास है पहले ही डेफिनेशन, वो ही आप दोबारा लिख लें बेशक। अब आगे आ जाती है सेल्फ इंडक्टेंस का जो सेकंड नेम है, बैक ईएमएफ भी इसे कहते हैं। इसको थोड़ा सा स्टडी आपने करना है। अच्छा, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है बैक ईएमएफ। ये मैंने क्लास में भी आप लोगों को बताया था जब हम वो 14 चैप्टर पढ़े थे उसमें, कि जब भी मोटर को या किसी भी हम सर्किट को देते हैं, सेंड करते हैं, और सॉरी करंट देते हैं, तो उसके अंदर वन मिनट स्टूडेंट्स। अच्छा जी, जब भी हम किसी मोटरों को या जनरेटर को करंट सेंड करते हैं तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है विच इज इन अपोजिट डायरेक्शन, जो कि जिसकी मैंने एग्जांपल दी थी कि पंखे के अंदर हम कैपेसिटर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? वो उस बैक ईएमएफ को काउंटर कर रहा होता है एक्चुअली। सो द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, इसको हम इन प्रॉपर वर्डिंग पढ़ लें कि ये होती क्या चीज़ है। इंडी द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द सेल्फ induced EMF must oppose the change that produces it. It is therefore also known as बैक ईएमएफ। ठीक हो गया जी। इसको हम बैक सेल्फ इंडक्टेंस को हम मैंने टॉपिक के शुरू में बताया था कि इसको हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। और ये ज़्यादातर मतलब इसको पसंद या इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये ऑटोमेटिकली इंड्यूस होती है तो इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता या इसको जान नहीं छुड़ाई जा सकती। ठीक हो गया जी। अब ये ना एक्चुअली बिल्कुल जो हमारे पास है ना, क्या वो लेंसेज लॉ, उसके मुताबिक में है। दिस इज एग्जैक्टली इन अकॉर्डेंस विद लेंस लॉ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब लेंस क्या है कि लेंसेज लॉ क्या है कि ये हमेशा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या इंड्यूस्ड करंट है वो
अपोज करेगी जो करंट इंड्यूस हो रही है उसको। सो आपने पॉइंट्स की शक्ल में इसको लिख लेना है, ये लेंज लॉक और सेल्फ इंडक्टेंस को। इफ द करंट in the coil is increased, induced EMF will be opposite to that of battery। मीन्स जो भी सोर्स है या बैटरी है उसके अगेंस्ट होगी ये। ठीक हो गया जी। 1 मिनट, ये बीच में ये बैटरी के अगेंस्ट होगा। अब आ जाए नेक्स्ट क्या है, इफ द करंट इन द कॉइल डिक्रीजेस, तो क्या होना चाहिए जी हमारे पास, अगर के इज डिक्रीज्ड, करंट डिक्रीज हो रही है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ एड rather than opposing the battery। करंट कम होगी, दैट्स मीन्स करंट की जो आप कह लें कि वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो कम होगा। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना वो थोड़ी सी हेल्प कर देंगे। मीन जस्ट यहाँ पे जाके थोड़ा बहुत यूज होता है इसका फिनोमेना। लेकिन चूंकि हमारे आजकल के जो जितने भी सप्लाईज है, जितने भी बैटरीज वगैरह है, वो बड़े स्टेबल सोर्सेज है। मीन्स वो शेक नहीं होते, वो स्टेबल अपनी वैल्यूज पे फिक्स रहते हैं। तो बेसिकली हमें ये चीज़ डिस्टर्बेंस ही दे रही होती है। ठीक है, ये टॉपिक आपका यहाँ तक खत्म है। सेल्फ इंडक्टेंस को बैक ईएमएफ भी कहते हैं। ठीक है, मैं शुरू से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। हाँ से ये सॉरी, ये तो म्यूचुअल में चले गए, किधर के। अच्छा जी, सेल्फ इंडक्टेंस द फिनोमेना इन विच चेंजिंग अ करंट इन अ कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इटसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। मींस किसी भी कॉइल में अगर आप करंट को चेंज करेंगे तो उसके साथ साथ आपका ईएमएफ उसके अंदर जो इंड्यूस हो रहे हैं वो भी चेंज होंगे। अब इसको इसकी एक्सप्लेनेशन में आपने ये तस्वीर भी बनी है बुक के ऊपर, इसके साथ वो बना हुआ है, क्या नाम है इसका, रियोस्टेट। तो आपने वो भी साथ में रियोस्टेट से हम वैल्यू चेंज करके करंट की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे। फ्लक्स चेंज होगा तो दैट मीन्स ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहे हैं वो चेंज हो गए, और ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहे हैं चेंज होंगी, तो ये फिनोमेना हमारा कहलाएगा सेल्फ इंडक्शन का। एंड सेल्फ इंडक्टेंस हमें पता है कि अगर एक टर्न में से जो कॉइल जो गुजरा है फ्लक्स वो फाई है, नंबर ऑफ टर्न्स एन में से जो गुजरा है वो एन फाई है। So n phi is directly proportional to I and n phi is equal to Li, where L is the proportionality constant called self inductance of the coil। अब आगे वही फ्राडेज लॉ के फार्मूले लगा देने, n phi over delta t into n और साथ माइनस का सिंबल। डेल्टा वाली वैल्यू अब बाय निकाल ले, n phi over delta t कर ले, n phi जो है वो Li के इक्वल है, और ये वाली वैल्यू हम लगा लेंगे इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एल आई ओवर डेल्टा टी, और एल हमें पता है कांस्टेंट है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। सो ये जो इक्वेशन है ये हमें बताती है कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल, और ये हमारी सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन है। अब आगे इसकी डिपेंडेंस है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल और एरिया ऑफ cross section, and third one is the nature of material of the core upon which it is coil is wounded। ये वही है डिपेंडेंसीज जो म्यूचुअल इंडक्शन की भी हैं। ठीक हो गया। अब आगे इसका यूनिट इज हेनरी, और फिर अगेंस्ट इसको दूसरी वर्डिंग में इन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ कि इसको हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं सेल्फ इंडक्शन को। यूजुअली इसकी ज़रूरत नहीं होती, यूजुअली ये हार्मफुल ही होती है, क्योंकि ये
अपोज कर रही होती है अपने सोर्स को, लेकिन किसी भी टाइम अगर इसकी करंट कम हो जाए तो जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स बन रहा है ये उसको थोड़ा सा हेल्प कर देती है। बस ये इसका एक वाइज यूज है जिसका, लेकिन आजकल के दौर में क्योंकि हमारी सप्लाईज बड़ी स्टेबल हैं तो इसके इतना यूजेज नहीं है, इससे जान छुड़ाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये जीरो नहीं की जा सकती किसी भी तरीके से। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इतना ही था, बाकी इसके 2 पॉइंट्स हैं वो मतलब वो अलग साथ कल हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू में करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हुआ मुझसे पूछ लीजिएगा और ये वीडियो डिटेल तक एंड तक देखा करें, जस्ट फॉरवर्ड करके ना देखा। ओके।